हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप सबसे आकाशदीप, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एवं आदर्श प्रेम पर आधारित कहानी है। आइए आज हम आप सबसे इस कहानी को साझा करते हैं। इस कहानी में अबला कही जाने वाली जो युवती है चंपा, जो कि स्वतंत्र होने की लालसा रखती है एवं अपने पिता के हत्यारे से प्रतिशोध लेना चाहती है, लेकिन फिर उसी से प्रेम करने के कारण उसके मन में जो उपजे अंतर्द्वंद हैं, ये कहानी उसी के अंतर्द्वंद पर आधारित है। उसका यह अंतर्द्वंद्व समय और परिस्थिति के चलते किस प्रकार मानव सेवा में परिणत होकर उसे प्रेम का बलिदान करने के लिए प्रेरित करता है, इस कहानी में यही बताया गया है। अंततः चंपा अपने प्रेम भाव का त्याग कर सेवा मार्ग का चयन कर लेती है। ये संपूर्ण कहानी हम आपको एक सारांश के रूप में बताते हैं कि आकाशदीप कहानी का आरंभ समुद्र की तरंगों पर हिचकोले खाते हुए जो नाव है, नाव बहुत ही तेजी से कंपन कर रही है और उस नाव में दो बंदी बनाकर रखे गए हैं और इन दोनों बंदियों के वार्तालाप से ही आकाशदीप की कहानी आरंभ होती है। ये दोनों ही बंदी एक दूसरे से अपरिचित रहते हैं और आपको बता दें कि इसमें पहली बंदी तो चंपा है और दूसरा बंदी बुद्धगुप्त रहता है। बुद्धगुप्त का अगर हम परिचय दें तो बुद्धगुप्त एक जलदस्यु है, अर्थात जल का डाकू है। आइए हम चलते हैं कहानी पर। तूफान के कारण नाव की व्यवस्था भंग हो जाती है और नाव बहुत ही तेजी से कंपन करने लगती है और इस प्रकार से परिस्थिति वश होकर के वे दोनों ही एक दूसरे से लुढ़कते हुए उस अंधकार में एक दूसरे से लुढ़कते हुए गले से टकरा जाते हैं और यहाँ दोनों ही बंधन मुक्त होना चाहते हैं। चंपा भी बंधन मुक्त होना चाहती है और बुद्धगुप्त भी बंधन मुक्त होना चाहता है और इस परिस्थिति में वे ज़्यादातर सफल भी हो जाते हैं। जब दोनों हर्षित होकर के एक दूसरे को गले लगाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अरे उनमें एक स्त्री है और दूसरा बंदी पुरुष है। तब उन्हें पता चलता है वार्तालाप के माध्यम से कि एक का नाम चंपा है और दूसरे का नाम बुद्धगुप्त है। चंपा जो है वह पोत अध्यक्ष, नाव के अध्यक्ष मणिभद्र के प्रहरी की इकलौती पुत्री क्षत्रिय पुत्री रहती है। वह 8 वर्ष से ही उस पोत पर रहती है, वही पोत उसका घर ही मानो बन गया हो। बुद्धगुप्त एक जल डाकू है जो जल के नाव को लूटता था, जो ताम्रलिप्त का भी एक क्षत्रिय युवा है। पोत को लूटने के क्रम में चंपा के पिता बुद्धगुप्त के हाथों से मारे जाते हैं। पोत अध्यक्ष मणिभद्र जो है चंपा के पिता की मृत्यु के बाद उसी नाव पर अपनी वासना तृप्ति के लिए रख लेता है, बंदी बना करके। स्वतंत्र होने की लालसा में जो युद्ध होता है चंपा और बुद्धगुप्त के द्वारा, उसमें मणिभद्र मारा जाता है और जो पोत का नायक है, यह नायक एक पात्र है। आपको हम यहाँ पात्रों का अगर नाम बता दें तो चंपा और बुद्धगुप्त, ये दो तो नायक और नायिका मतलब मुख्य पात्र हैं और बाकी जो हमारे पात्र हैं वह मणिभद्र है, नायक है और जया है। नायक जो है, नायक का हम परिचय दें तो नायक पोत का सेवक रहता है, जो कि युद्ध के बाद बुद्धगुप्त का सेवक बन जाता है। और जया जो है, जब नाव एक द्वीप पर पहुँचती है तो वहाँ एक आदिवासी युवती है, वह यानी कि चंपा की दासी हो जाती है। और बुद्धगुप्त का परिचय तो आप पहले ही हम दे चुके हैं कि वह एक जलदस्यु है, यानी जल का नाव का लुटेरा है। आइए हम चलते हैं आगे कहानी पर। युद्ध में मणिभद्र के मारे जाने पर जो नायक है वह परास्त होकर के बुद्धगुप्त की शरण ले लेता है, तो उनकी शरण में चला जाता है। उसके बाद 2 दिन के बाद नाव उस समुद्र पर
हंसकोले खाती हुई उन लहरों से तैरती हुई वह एक द्वीप पर पहुंच जाती है। बुद्धगुप्त उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रख देता है। दोनों को चंपा द्वीप पर रहते हुए, बुद्धगुप्त और चंपा को उस द्वीप पर रहते हुए बहुत ही दिन बीत जाते हैं, मतलब लगभग 5 वर्ष बीत जाते हैं। और प्रतिदिन चंपा का यही काम रहता है कि संध्या के समय एक दीप को जलाकर मंजूषा में रखकर और दीप आधार को डोरी बना करके खींचकर वह उसे ऊपर आकाश में चढ़ाती है। दीप पर बुद्धगुप्त और चंपा का राज ही चलता है और बुद्धगुप्त की आज्ञा से उस द्वीप के सभी जो द्वीपवासी हैं वह चंपा को रानी कहते हैं, क्योंकि चंपा अपने पिता के हत्यारे यानी जलदस्यु यानी जो बुद्धगुप्त है उसको वह क्षमा नहीं कर पाई है। और बुद्धगुप्त जो है वह बार बार उससे यह प्रण निवेदन करता है कि उसे यह विश्वास भी दिलाना चाहता है कि वह उससे बहुत ही प्रेम करता है, जिसके लिए वह अपना प्राण भी दे सकता है। उसे यह भी विश्वास दिलाता है कि मैं अब अपना जलदस्यु यानी कि जो डाकू की प्रवृत्ति है मैं उसे छोड़ चुका हूँ, लेकिन वह उसके किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती है। अंततः क्या होता है कि चंपा उसके सम्मुख अपना हृदय हार ही जाती है। उसके बार बार प्रणय निवेदन करने पर वह अपना हृदय हार जाती है और अपना प्रतिशोध यानी वह बुद्धगुप्त से बहुत ही घृणा करती है और बुद्धगुप्त से प्रतिशोध लेने के लिए वह जो कृपाण हाथ में लिए फिरती रहती है वह उसे निकालकर समुद्र में फेंक देती है। तो उसे समुद्र में फेंकता हुआ कृपाण देखकर बुद्धगुप्त पूछ लेता है कि कहता है कि क्या मैं ये विश्वास करूं कि क्या तुमने मुझे क्षमा कर दिया। तो इस पर चंपा उससे कहती है विश्वास कभी भी मत करना बुद्धगुप्त, क्योंकि विश्वास तो मुझे अपने हृदय पर नहीं रहा, अतः मेरे हृदय ने ही मुझे धोखा दे दिया। मैं तुमसे इतना घृणा करती थी लेकिन फिर भी मेरा हृदय तुमसे प्रेम कर बैठा कि आज मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हो सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु जो यानी बुद्धगुप्त है एक दूसरे को गले लगाते हैं, तभी चंपा रो पड़ती है। आगे आइए चलते हैं कहानी। एक दिन किसी समारोह का आयोजन हो रहा था उस द्वीप पर। ढोल नगाड़े बांसुरियाँ सभी बज रहे थे। उस द्वीप की जितनी भी बालाएं थीं, जितनी भी लड़कियां थीं, वह सभी फूलों से सजी थीं और सब नाच रही थीं। यह सब दृश्य देख करके चंपा को रहा नहीं गया और वह जया से पूछती है कि ये सब क्या है जया। तो जया ने हंस करके कहा कि आज रानी का ब्याह है। इस बात पर चंपा को आश्चर्य होता है कि इस द्वीप पर कहे जाने वाली रानी तो केवल मैं हूँ, अतः उसे विश्वास नहीं होता है इस बात पर। तो वह उसे जया को झकझोर करके दोबारा पूछती है, तो कहती है ये सच क्या है, ये सब क्या है। तभी वहाँ बुद्धगुप्त आता है और बुद्धगुप्त कहता है अगर तुम्हारी चंपा से कहता है कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो यह बात सच हो सकती है, यह शादी सचमुच में हो सकती है। तो इस बात पर चंपा बहुत ही क्रोधित हो जाती है और वह तुरंत बुद्धगुप्त से प्रतिप्रश्न कर बैठती है कि क्या क्रोधित होते हुए झल्लाते हुए उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा है हमसे। तो बुद्धगुप्त कहता है कि तुम मुझसे भले घृणा करती हो लेकिन मैं तुम्हारे पिता का घाती नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा। क्यों? क्योंकि वह दूसरे डाकू के शस्त्रों से मरे थे। अंत में जब वह नहीं मानती है तो बुद्धगुप्त चंपा के पैर पकड़कर कहता है आज वह अपनी हृदय की बातों को चंपा से कहता है कि मुझे अपने देश भारतवर्ष की बहुत याद आती है, मैं वहाँ लौटना चाहता हूँ। चंपा से कहता है क्या तुम भी चलोगी। चंपा पोतवाहिनी पर बहुत ही असंख्य वह धनराशि लाद लेता है उस नाव पर। राजधानी सी जन्मभूमि में के अंक में वह अंक यानी गोद होता है, वह ये सब लेकर के अपने जन्मभूमि की गोद में जाना चाहता है। इस पर चंपा एक दूसरे से जब छूटते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, अतः प्रेमवश एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन तभी अचानक
चैतन्य होकर के चंपा कहती है बुद्धगुप्त से, हे बुद्धगुप्त, मेरे लिए सभी भूमि मिट्टी है, सभी जल मेरे लिए तरल है, सब पवन मेरे लिए शीतल है। हे प्रिय नाविक, यहाँ वह बुद्धगुप्त को कहती है, हे प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ, विभवों का सुख भोगो। यानी तुम्हें प्रेम नहीं, तुम्हें अगर धन से प्यार है तो तुम धन का सुख भोगने के लिए अपने देश लौट जाओ और मुझे यहाँ छोड़ दो। इस निरीह भोले भाले प्राणी के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए मैं यहाँ इनकी सेवा करूँगी। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रातभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा कि समुद्री नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल ब्याल के समान शतरंग कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस सब दृश्य देख करके प्रकृति की सुंदरता आदि जो दृश्य उसकी आंखों के सामने थे, सब देख के उसकी आंखों से मानो आंसू निकल पड़े। यह कितनी शताब्दी पहले की कथा है, आपको यहाँ बता दें कि चंपा आजीवन उस दीप पर स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदिश पूजा करते हैं आज भी। अतः अगर कह दें कि इस दीप को जलाते हुए एक दिन चंपा वहीं पे समाधि में लीन हो जाती है। उस दीप पर प्रतिदिन ऊंचे स्तंभ पर दीप रखने के कारण ही जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी का नाम आकाश दीप रखा है। आकाश दीप मानसिक धरातल पर मनोभाव की जटिलता को व्यक्त करती कहानी है, जिसमें प्रेम घृणा की भावनाओं को एक साथ व्यक्त किया गया है। घृणा की भावना समाप्त होने पर सांसारिकता से विरक्त का भाव चंपा के हृदय में घर कर लेता है। यही भाव उसे भौतिकता से दूर कर देता है। जैसे बुद्धगुप्त बहुत सारे भौतिकों का सामान लेके चला जाता है अपने देश, लेकिन वह सेवा भाव के लिए भौतिकता से दूर हो जाती है। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का भी इस कहानी में प्रचार प्रसार किया गया है। जैसे वह वसुधैव कुटुंबकम की ही प्रचार के लिए यहाँ वह दीप पर अकेले ही अपने प्रेम का बलिदान करके रुक जाती है। इस प्रकार से यह एक आदर्श प्रेम की कथा है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। जी धन्यवाद।